रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। कल हमने पढ़ लिया था ये वाला सारा टॉपिक, एसिड बेस फिजियोलॉजी वाला, जिसमें हमने मतलब देखा था कि किस तरह हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बॉडी में बन रहे थे और उनको बैलेंस कर रही थी बॉडी बाय बाई कार्बोनेट। आज कल मैंने आप लोगों को एक चीज छुड़वा दी थी, वो इधर था हमारे पास, ये कि हमने कहा था कि हम रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस वाला कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमने बेसिकली यही पढ़ना है, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। तो इसमें बेसिकली हमारे पास रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस में प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि इसमें भी जाहिर सी बात है एसिडोसिस हो रही होगी। रीनल ट्यूब्यूलर मतलब रीनल किडनी की क्या है कि ट्यूब्स इन्वॉल्व है। तो इसको उसने ना दूसरा इसकी डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज की बेस पे इसने तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक चीज जो इसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी वो तो आपने याद रख लेना है कि सब में HCO3 नेगेटिव ये क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा, कितना होगा, <24 होगा। ठीक है, फिर आगे में जो हर टाइप है उसका मतलब डिफरेंट लेवल होगा, लेकिन इन सब में कॉमन चीज ये है कि सब में बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा। तो आपको पता है जब बाइकार्बोनेट का लेवल कम होता है तो बंदे को क्या होती है जनाब, एसिडोसिस। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, RTA टाइप 2। ठीक है, तो प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस RTA टाइप 2 में हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली कि दूसरा जो PCT है हमारी, PCT हमें पता है ना, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो उधर से क्या हो रहा होता था, इधर मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ये हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, दूसरा ये सोडियम के थ्रू हम बाहर पिंजरा फेंकते होते हैं हाइड्रोजन का, जो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बताया था। तो इससे क्या होता था, बाइकार्बोनेट की ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती थी। देखिए, तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारी जो PCT है उधर बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन अगर क्या हो, PCT का कोई डिफेक्ट आ जाए, ये वाला चैनल दूसरा ये जो ट्रांसपोर्टर है ये वाला काम ना करे, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट इधर रीअब्जॉर्ब होगा, नहीं रीअब्जॉर्ब होगा। जब बाइकार्बोनेट इधर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाए ब्लड में तो उसको हम क्या कहते होते हैं, एसिडोसिस। तो इस बंदे में क्या है कि हमारे पास वही एसिडोसिस हो जाएगी। और ये क्यों हुई, बिकॉज ऑफ PCT काम नहीं कर रही, हमारी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नहीं काम कर रही। तो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कब नहीं काम कर रही होती, एक हमने पढ़ा था फैनकोनी सिंड्रोम। फैनकोनी सिंड्रोम में भी क्या होता है कि हमारी जो PCT होती है वो काम नहीं कर रही होती। ठीक है, उसमें जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो नहीं हो रही होती। देन हमने पढ़ा था उसी में फैनकोनी सिंड्रोम का एक काज किया था, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, बेसिकली एक दूसरा ब्लड कैंसर है, जिसमें क्या होता है कि हमारी IgG लाइट चेन्स क्या है कि हमारी PCT में डिपॉजिट हो जाती हैं। वो लाइट चेन जब इधर आके डिपॉजिट होती हैं तो वो इस सेल को, PCT के सेल को डैमेज कर देती है। जाहिर सी बात है, जब ये सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या है कि ये अपना काम नहीं करेगा। इसका काम क्या था, डिफरेंट सब्सटेंसेस को दूसरा रीअब्जॉर्ब करवाना। लेकिन क्या है कि हमारे पास ये जो फिलहाल जो हमारा ताल्लुक है वो बाइकार्बोनेट के साथ है, कि जब ये बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा तो हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट क्या होती है, अल्कली होती है। जाहिर सी बात है, जब अल्कली कम होगी तो बंदे को क्या हो जाती है, एसिडोसिस। देन हमने पढ़ा था हमारे पास क्या होता है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी असीटाजोलामाइड। तो ये असीटाजोलामाइड भी बेसिकली क्या कर रही थी, ये दूसरा बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब नहीं होने दे रही थी ना। कैसे नहीं रीअब्जॉर्ब होने दे रही थी, ये देखें कि हम जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए ड्रग देते होते थे, ये जो जिसमें मैंने कांटा लगाया है, ये काफी ज्यादा छोटा बना हुआ है। तो देखो, ये एंजाइम हमारे पास जरूरी था बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब हमने क्या किया, कोई ऐसी ड्रग दे दी जिसने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। जाहिर सी बात है, जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये तो जरूरी था बाइकार्बोनेट की इधर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी क्योंकि हमने उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया है। तो इसमें तीसरी काज हमारे पास क्या आ गई जनाब, असीटाजोलामाइड, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो अब देखो, ये हमारे पास तीनों काज आ गई, जिसमें हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, PCT में कोई प्रॉब्लम आ रही है जहां से बाइकार्बोनेट ने रीअब्जॉर्ब होना था, या बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे पास क्या है कि ये दूसरा प्रॉब्लम आ जाती है, एसिडोसिस वाली। ठीक हो गया जी। अब देखो, अब इससे आगे कंसेप्ट, ये तो हमने वही बात थी जो हमने दूसरा पढ़ी हुई थी। अब हमारे पास आगे आ जाता है कंसेप्ट कि इस बंदे में मतलब ये जो आज हमने तीन चीजें पढ़नी है ना, इन तीनों में आपके पास क्या चीज, एक आपको यूरिन पीएच का पता होना चाहिए कि इस बंदे में यूरिन पीएच कैसी होगी, और एक आपको सीरम पोटाशियम का पता होना चाहिए कि वो कैसी होगी। अब हम देखते हैं इस बंदे में क्या होगा यूरिन पीएच के साथ।
हमारा इधर से बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपको पता है ये जब बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ये पीसीटी से गुजरेगा, लूप ऑफ हेनले से गुजरेगा, फिर एट द एंड कहाँ पे चला जाता होता है हमारे दूसरा कोलेक्टिंग डक्ट्स के पास। कोलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होते हैं, अल्फा इंटरकलेटेड, बीटा इंटरकलेटेड, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उधर से बेसिकली हमने देखा था कि एक चैनल ये हाइड्रोजन को बाहर सेक्रीट करवा रहा था, और ये हमारा पास एक दूसरा पंप था, वो हाइड्रोजन को इधर से रिमूव करवा रहा था। अब क्या हुआ कि हमारा ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये इधर पहुंच गया दूसरा कोलेक्टिंग डक्ट्स के पास। तो इस वक्त क्या होगा कि हमारे ये जो दूसरा अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इधर हाइड्रोजन आएगा। तो आपको पता है जब ज्यादा से ज्यादा इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर क्या है बाइकार्बोनेट है, तो क्या है कि हमारे पास ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमारे पास जो पीएच है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। दोबारा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि देखें हमारे पास क्या हुआ, इधर से बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ, ये बाइकार्बोनेट कहाँ पहुंच गया, कोलेक्टिंग डक्ट्स के पास। अब कोलेक्टिंग डक्ट्स के पास बाइकार्बोनेट आ गया है, मतलब ये यूरिन वाली साइड है ना, देखो ये क्या है हमारे पास, यूरिन वाली साइड है। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है कि अगर बाइकार्बोनेट कहीं भी ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसकी पीएच क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे में हमारा जो दूसरा आरटीए टाइप 2 वाला बंदा है, इसमें पीएच यूरिन की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है कि इसमें हमारे पास दूसरा पीएच ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बॉडी क्या करती है, इधर से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करती है, ताकि ये जो ज्यादा बाइकार्बोनेट आया हुआ है इस चीज को कंपनसेट कर सके और यूरिन की पीएच को नॉर्मल रख सके। नॉर्मल कितना, मतलब लेस देन 5.5 रख सके। तो यही उसने इधर लिखा हुआ है कि शुरू शुरू में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो यूरिन की पीएच को लेस देन 5.5 रखेगी। किस तरह रखेगी, ज्यादा से ज्यादा इधर हाइड्रोजन को रिमूव करके। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जब ये वाला डिफेक्ट बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर बाद में क्या है कि हमारी जो क्या कहते हैं किडनी की एबिलिटी, यानी कि इंटरकलेटेड सेल्स की एबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है कि वो इतना ज्यादा हाइड्रोजन इधर से रिमूव कर सके। जब वो इतना ज्यादा रिमूव नहीं कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर अब HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि HCO3 अब नेगेटिव तगड़ा हो गया। जब ये नेगेटिव आपको पता है बाइकार्बोनेट इधर तगड़ा हो जाएगा, तो यूरिन की पीएच क्या हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, यानी कि पीएच क्या है कि हमारे पास मोर देन 5.5 हो जाएगी। तो यही उसने लिखा हुआ है कि व्हेन दूसरा ज्यादा हो जाए यूरिन की पीएच, कब होती है, जब ये जो HCO3 है वो ज्यादा दूसरा फिल्टर होके आ जाए। और आगे से हमारी इतनी दूसरा इंटरकलेटेड सेल्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना हाइड्रोजन को इधर से रिमूव करके दूसरा क्या कहते हैं ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो यही है हमारे पास। इसमें आपने सिंपल याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास यूरिन की पीएच लो होती है। आप नीचे वाली बात चाहे भूल जाओ, लेकिन इसमें जस्ट आपने ये याद रखना है कि इसमें क्या होती है, यूरिन की पीएच क्या होगी, लो होगी। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास सीरम पोटाशियम पे क्या फर्क पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सीरम पोटाशियम वाला कंसेप्ट हमने वही सेम अपना कंसेप्ट लगाना है जो मैंने आपको कहा था कि जब क्या होगा, दूसरा सोडियम इधर से रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वही क्या हमने कंसेप्ट लगाना है ये वाला। देखो हमारा क्या हो रहा है, इधर से ना सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है ना हाइड्रोजन, यही पंप नहीं ना काम कर रहा है, ये वाला जब ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इधर से क्या क्या है, हमारा दूसरा बाइकार्बोनेट भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो जब हमारा बाइकार्बोनेट भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो हमारे पास ये क्या है कि इधर नीचे आएगा, और साथ में इधर हमारे पास सोडियम भी नीचे आएगा। तो ये सोडियम को जब हम कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब करते होते थे, तो सोडियम इधर रीअब्सॉर्ब कर लेते होते थे, जबकि रिमूव क्या कर देते होते थे, हाइड्रोजन को और साथ में किसको, पोटाशियम को। तो इस बंदे में भी देखो कि सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो सोडियम ज्यादा से ज्यादा किसके पास आएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करेंगी, हमारे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम की कुर्बानी दे देंगी। तो इसी वजह से ये वाला जो बंदा होगा उसमें सीरम पोटाशियम क्या होगा, लेस होगा। ठीक हो गया जी। तो इस बंदे में क्या होगा, हमारे पास हाइपोक्लीमिया होगा। काज आपको पता चल गया, वही सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, इधर से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, तो सोडियम को कलेक्टिंग डक्ट्स ने रीअब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम की कुर्बानी दे दी। तो जाहिर सी बात है इधर हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। तो यही है हमारे पास क्या है कि इस बंदे में क्या होगा, हाइपोक्लीमिया होगा। देन और क्या होगा, इसमें और प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं हमारे पास, देखिए इस बंदे में क्या होगा, आपको पता है पीसीटी प्रॉपरली काम नहीं कर रही। तो फैनकोनी सिंड्रोम में क्या होता था कि जो भी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही थी पीसीटी में वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगी। तो फैनकोनी सिंड्रोम में हमारे पास क्या है कि देखो फास्फेट भी तो इधर से रीअब्सॉर्ब हो रहा होता था ना पीसीटी सेल्स में। जब फॉस्फेट इधर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो फॉस्फेट लाजमी किसके लिए था, हड्डियों के लिए। इधर आके फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट डिपोजिट होते हैं। तो इस बंदे की क्या होगी, जो फैनकोनी सिंड्रोम वाला बंदा होता है उसकी हड्डियां क्या होती हैं, हमारे पास वीक होंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट जो है हमारा इधर से पीसीटी से
री नहीं हो रहा। तो वही उसने एसोसिएशन लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास आरटीए टाइप 2 वाला बंदा होगा उसकी एसोसिएशन क्या है कि उसमें क्या होगा, हमारे पास हाइपोफोस्फेटीमिया होगा। हाइपोफोस्फेटीमिया क्यों? क्योंकि इधर से पीसीटी से हमारा फोस्फेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, और हमें पता है कि फोस्फेट लाजमी होता है हड्डियों के मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मिनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इस बंदे में क्या है कि हाइपोफोस्फेटीमिया है, तो इस वजह से क्या होगा, इसको हाइपोफोस्फेटीमिक रिकट्स होगा, यानी कि उसकी हड्डियां वीक होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी। जिस बंदे को क्या होगा, फेनकोनी सिंड्रोम होगा। ये खैर हमने पीछे भी पढ़ा था, लेकिन आपको जो इस अब इसका मैं ओवरव्यू देता हूं। इसमें आपने याद, जो मस्ट याद रखने वाली चीज है वो क्या, कि आरटीए टाइप 2 जो होती है इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पीसीटी में यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट इधर यूरिन में ही रहेगा और ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल लेस देन 24 हो जाए तो उस बंदे को क्या हो जाती है, एसिडोसिस। तो इसको क्या होगी, एसिडोसिस। देन क्या है कि हमारे पास देखो ना इधर से सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ना इधर से सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ना इधर से बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो देखो सोडियम को रीअब्सॉर्ब, जब सोडियम इधर पहुंचता होता था तो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम को रिमूव कर देती हैं ब्लड से। जब पोटाशियम ज्यादा से ज्यादा ब्लड से रिमूव होगा तो उस बंदे को क्या है कि हाइपोक्लीमिया हो जाएगा, और यही इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। देन यूरिन की पीएच क्या है कि लेस देन 5.5 ही रहती है, लेस देन 5.5, वो आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, लेस देन और मोर देन 5.5 वाला। ठीक है, इसमें ये चीजें सिंपल। देन आपने काजिज याद रख लेनी है, आपको पता है फेनकोनी सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम हो रही होती है ना, पीसीटी का डिफेक्ट आ रहा होता है। तो ये था हमारा अबाउट प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर आरटीए टाइप 2 के बारे में। देन हम पढ़ते हैं कि हमारे पास दूसरा आरटीए टाइप 1। आरटीए टाइप 1 में क्या होगा, आरटीए टाइप 1 में आपके पास जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपका जो दूसरा ये जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं उधर से हाइड्रोजन नहीं निकल रहा। ठीक है, ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते थे कलेक्टिंग डक्ट्स में, उधर से वो क्या कर रहे होते थे, ये देखो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते थे बॉडी से। हाइड्रोजन क्या है, एसिड है। तो अब अगर क्या हो, इधर प्रॉब्लम आ जाए, ये वाले दूसरा हाइड्रो इंटरकलेटेड सेल्स जो है वो हाइड्रोजन को बॉडी से रिमूव ना कर पाए, तो इसका मतलब है कि इधर हाइड्रोजन का बॉडी में ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन का ब्लड में लेवल बढ़ने को हम क्या कह देते होते हैं, एसिडोसिस। तो इसमें क्या है कि आपके पास क्या हो जाएगी, दूसरा बंदे में एसिडोसिस हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट के इंटरकलेटेड सेल्स हैं वो हाइड्रोजन को यानी कि एसिड को बॉडी से रिमूव ही नहीं कर पा रहे। तो यही लिखा है कि इसमें क्या होगा, इनएबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स टू सेक्रीट हाइड्रोजन। तो अब आप लोग खुद देखो कि जब हाइड्रोजन इधर आएगा ही नहीं, जब हाइड्रोजन इधर आएगा ही नहीं तो इसकी यूरिन की पीएच ज्यादा होगी या कम होगी? तो जाहिर सी बात है, हमारा हाइड्रोजन और दूसरा पीएच का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब क्या है कि हमारे यूरिन की दूसरा यूरिन में हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब है कि उस बंदे की पीएच, यूरिन की पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी। और यही इसमें याद रखने वाली बात है, और यही इसको बाकी सबसे डिफ्रेंशिएट करती है। बाकी सब जो दूसरी दो टाइप्स है उसमें आपको यूरिन की पीएच कम मिल रही है, लेकिन ये जो बंदा होगा आपके पास आरटीए टाइप 1 वाला, उसमें क्या है कि यूरिन की पीएच ज्यादा मिलेगी, यानी कि मोर देन 5.5। क्यों ज्यादा मिलेगी वो आपको समझ लगी, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं आ रहा ना यूरिन में, हमारे इंटरकलेटेड सेल्स उसको हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं कर पा रहे बॉडी से। तो इस बंदे में क्या है कि आपको यूरिन की पीएच मोर देन 5.5 मिल जाएगी। देन इसमें क्या होगा कि सीरम का पोटाशियम का लेवल वो भी आपको क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। सीरम पोटाशियम का लेवल आपको क्यों लेस मिलेगा, उसको आप दोबारा देखते हैं। देखो, अगर क्या होगा कि हमारे पास ये वाला चैनल नहीं काम करा, देखो इसी चैनल ने तो क्या करवाना था, पोटाशियम को रीअब्सॉर्ब करवाना था। ये तो यूरिन वाली साइड है, ये ब्लड वाली साइड है, यानी कि इसी चैनल ने तो क्या करना था, इधर ब्लड में पोटाशियम को लाना था। लेकिन अब ये वाला चैनल ही नहीं काम कर रहा, तो ब्लड में पोटाशियम आएगा, जाहिर सी बात है नहीं आएगा। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम यूरिन के थ्रू गटर जाएगा, जबकि हमारे ब्लड में पोटाशियम कम हो जाएगा। तो यही इस बंदे को क्या होगा, हमारे पास हाइपो क्लीमिया होगा। वो आपको समझ लगी, क्योंकि ये वाला ट्रांसपोर्टर ही नहीं काम कर रहा, जिसने क्या करवाना था, हाइड्रोजन को इधर से रीअब्सॉर्ब करवाना था, ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है। ठीक हो गया जी। देन अब देखो इसके काज मैंने आपको बता तो दिया कि इंटरकलेटेड सेल्स का मसला बन रहा है, लेकिन इंटरकलेटेड सेल्स को क्यों मसला बन रहा है, इसमें हमारे पास डिफरेंट काजेज आ जाती हैं। इसमें काफी सारी लिखी हुई हैं, लेकिन आपने जो मस्ट याद रखनी है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेज।
جب بھی ہمارے پاس آٹو امیون ڈسارڈرز ہوتے ہیں، آٹو امیون ڈسارڈرز کا مطلب ہے کہ ہماری دوسرا باڈی کی آرمی باڈی کے سیلز کے خلاف ہی کام کرنے لگ گیا. یہ ہم انشاءاللہ ریمٹولوجی میں پڑھیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آٹو امیون ڈسارڈرز میں جو باڈی کے دوسرا ڈبلیو بی سیز ہوتے ہیں، ہماری اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، وہ اپنی ہی باڈی کو مارنے لگ جاتی ہیں. اپنی باڈی کو ماریں گی تو دیکھو اس میں ہمارے پاس ایک ٹائپ آ گئی ایس ایل ای، سسٹیمک لیوپس ایریدماٹوسس. یہ بھی ہمارا ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اس میں آپ کے پاس بٹر فلائی ریش آتا ہے اور ڈفرنٹ، لیکن جو کامن چیز آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے آٹو امیون ڈیزیز میں کہ ہماری اپنی آرمی اپنے ہی ملک کے خلاف ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اپنی ہی باڈی کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، جو ہماری باڈی کی آرمی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی سیلز کو مارنے لگ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ان سیلز کو مارے گی تو یہ اپنا یہ والا کام نہیں کر سکیں گے. ان کا کام کیا تھا؟ ہائیڈروجن کو ریموو کرنا اور پوٹاشیم کو ادھر بلڈ میں ری ایبزورب کروانا. تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکیں گے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس. اس میں مین کاز کیا ہوتی ہے؟ آٹو امیون ڈسارڈرز. دین کچھ ڈرگز ہیں، ایمفوٹیرسین بھی ہے، یہ ہمارے پاس اینٹی فنگل ہوتی ہے. اگر یہ ادھر آ کے ٹاکسیسٹی کاز کر دے پھر بھی پرابلم ہو سکتا ہے. دین اینالجیسکس ہوتی ہیں ڈفرینٹ، مطلب یہ جو پین کلر وغیرہ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کیا ہو کنجینیٹل انوملیز ہوتی ہیں کچھ، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے یہ والی چیز آٹو امیون ڈسارڈرز. یہ آپ نے باقی چاہے سارے بھول جاؤ، لیکن آپ نے آٹو امیون ڈسارڈرز اینڈ اٹس ریلیشن ود آر ٹی اے ٹائپ 1 یہ آپ کو مسٹ یاد رہنا چاہیے. تو کنجینیٹل انوملیز میں ہم نے خیر ایمبریو میں پڑھا تھا کہ پوسٹیریئر والز ہوتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا پرابلم ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے یہ جو جب یورین بیک فلو کرے گا تو یہ والے سیلز کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں نا، یہ ڈرگز جب ادھر آتی ہیں نا، مطلب فلٹر ہو کے ادھر آتی ہیں تو وہ ان سیلز کو دوسرا افیکٹ کر سکتی ہیں اور ان سیلز کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. لیکن آپ نے یہ آٹو امیون والا نہیں بولنا. دین اب دیکھو اس میں جو آپ نے آٹو امیون والی تو میں نے آپ کو بات بتا دی، مسٹ یاد رکھنی. لیکن ایک اور چیز آپ نے مسٹ یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ جناب اس بندے میں سٹون بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس بندے میں کیا ہے کہ کڈنی سٹون بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اب یہ والا بڑا مزے کا کنسیپٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. جب بندے کو ہوتی ہے جناب ایسیڈوسس، ٹھیک ہے، یہ آپ کا آگے بھی انشاءاللہ کام آئے گا. جب بندے کو ایسیڈوسس ہوتی ہے تو آپ نا اس چیز کو چیک کرنے کے لیے نا ہڈی کو ایسڈ میں ڈال کے دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے ہڈی کے ساتھ. تو یہی سیم ہماری باڈی میں افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بندے کو بہت زیادہ ایسیڈوسس ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بلڈ میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ہائیڈروجن بہت زیادہ آ گیا ہے. تو یہ جب ہائیڈروجن ہڈیوں کے پاس جاتا ہے تو یہ ادھر سے نکال دیتا ہے کس کو؟ کیلشیم کو. ادھر سے کس کو نکال دیتا ہے؟ فوسفیٹ کو، اور بھی ڈفرنٹ آئنس کو نکال دیتا ہے. لیکن فی الحال ہمارا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ کیلشیم اور فوسفیٹ کے ساتھ. کیونکہ مینلی جو ہماری جو بون کی مین کور ہے نا، وہ یہی دو آئنس بنا رہے ہوتے ہیں، کیلشیم اور فوسفیٹ. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بلڈ میں جب بہت زیادہ ایسیڈوسس ہو جاتی ہے، جب بہت زیادہ ہائیڈروجن کا لیول انکریز کر جاتا ہے، تو یہ ہڈیوں سے منرلز کو نکال دیتا ہے. کون سے؟ کیلشیم اور فوسفیٹ کو. تو اس میں دیکھو اب کیا ہوگا کہ ہمارے جو بلڈ ہے اس میں ان دونوں آئنس کا کیلشیم اور فوسفیٹ کا لیول بڑھ جائے گا. جب ان کا کیلشیم اور فوسفیٹ کا لیول بڑھے گا تو جب یہ کڈنیز میں جائیں گے تو ادھر کیلشیم اور فوسفیٹ دونوں آپس میں مل کے کیلشیم فوسفیٹ سٹونز بنا دیں گے. یہ ہمارا انشاءاللہ 2 دنوں بعد ٹاپک ہے سٹونز کے بارے میں. لیکن فی الحال آپ بس بات یہ یاد رکھ لو کہ جب بھی ایسیڈوسس ہوگی تو وہ ہڈیوں سے ان دونوں منرلز کو نکال دے گی. اور اس میں ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، جب بہت زیادہ ایسیڈوسس ہوگی، یہ نہیں کہ تھوڑی سی ایسیڈوسس ہوئی تو اس نے ہڈیوں کو ویک کر دیا، اس میں سے دوسرا ڈی منرلائزیشن کروا دی. جب بھی ایسیڈوسس ہوگی کون سے؟ کیلشیم اور جب ان کا دوسرا ہڈیوں سے نکلیں گے بلڈ میں آ جائیں گے، بلڈ میں ان کا لیول بڑھے گا تو یہ کیا ہے کہ جب کڈنیز میں جا کے ڈپوزٹ ہوں گے تو ادھر کیا ہے کہ سٹونز بنوا دیں گے. اور یہی ہمارے پاس ادھر امپورٹنٹ چیز تھی کہ کیا ہوگا ہمارے پاس اس بندے میں آر ٹی اے ٹائپ 1 والے میں. اس کو آپ نے کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ 1 او این ای 1 اور سٹون میں بھی کیا آ رہا ہے؟ او این ای 1. تو یعنی کہ آر ٹی اے ٹائپ 1 اور سٹون کا بڑا اچھا مطلب کیا کہتے ہیں نا تعلق ایسوسیشن ہے. وہ آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں سٹون بننے کے کیوں چانسز ہو رہے ہیں، کیونکہ بیکاز آف کیلشیم اور فوسفیٹ کا لیول انکریز ہو رہا ہے، کیونکہ جو دوسرا ایسیڈ ہے وہ ہڈیوں سے کیلشیم اور فوسفیٹ کو نکلوا رہا ہے. اور وہی اس نے ادھر ہمارے پاس یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے. دین ہمارے پاس کازز بھی آگے. تو یہی تھا اباؤٹ آر ٹی اے ٹائپ 1. اس کا جسٹ میں اوور ویو دیتا ہوں. آر ٹی اے ٹائپ 1 میں مینلی پرابلم کیا ہوئی؟ ہمارے جو آر ٹی اے ٹائپ 1 کے یہ جو انٹرکلیٹڈ سیلز ہیں جنہوں نے ایسڈ کو ریموو کرنا تھا باڈی سے، یہ جو ہائیڈروجن کے ایسڈ ہوتا ہے نا، جنہوں نے ایسڈ کو ریموو کرنا تھا باڈی سے وہی کام چھوڑ گئے. تو ظاہر سی بات ہے ہماری باڈی میں ایسڈ زیادہ ہو جائے گا. جب باڈی میں ایسڈ زیادہ ہوا تو اس نے ہڈیوں سے کیلشیم اور فوسفیٹ کو نکالا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بندے میں سٹون بننے کے چانسز، کیلشیم فوسفیٹ سٹون بننے کے چانسز بڑھ گئے. دین اب کازز ہم نے دیکھ لی کہ ڈفرنٹ ڈرگز ہوتی ہیں اور آٹو امیون ڈسارڈرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ والا سیل خراب ہو سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس آر ٹی اے ٹائپ 1 کے بارے میں، رینل ٹیوبولر ایسیڈوسس ٹائپ 1. دین ہم
पास लास्ट वाला आ गया RTA टाइप 4। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसमें हमारे पास सिंपल सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारा जो एल्डोस्टेरोन, आपको पता है कि ये जो एल्डोस्टेरोन है ये जब आके लगता होता था हमारे दूसरा क्या कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स पे और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पे, तो क्या करवाता होता था हमारे अल्फा इंटरकलेटेड सेल से रिमूव करवाता होता था हाइड्रोजन को, और इधर से जो हमारे दूसरा क्या कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स होते थे उधर से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाता था और उधर से निकालता होता था पोटाशियम को। ठीक हो गया, यही करवा रहा था ना हमारा एल्डोस्टेरोन। अब मैं दोबारा इसका सेल नहीं बनाता, लेकिन अगर कहते हो तो बना देता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए बना ही देता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या करता है, ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और ये मैंने बना दिया अल्फा इंटरकलेटेड सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो हमारा जब एल्डोस्टेरोन इधर आके लगेगा, ये आ गया हमारा एल्डो, तो ये क्या करवाता होता है, इधर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए दो आयंस की कुर्बानी, किसकी, पोटाशियम की और हाइड्रोजन की कुर्बानी दे देता होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो हमारा एल्डोस्टेरोन काम करना छोड़ दे, तो एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा था, देखो हाइड्रोजन को बॉडी से रिमूव करवा रहा था ना, इधर आपको पता है ब्लड होता है, तो ये देखो ब्लड से क्या करवा रहा था, रिमूव करवा रहा था हाइड्रोजन को, जो कि एक एसिड था। अब क्या है कि हमारा एल्डो ही काम छोड़ गया, एल्डो मतलब या तो एल्डोस्टेरोन का लेवल हमारे पास क्या हुआ है, कम हो गया है, या एल्डोस्टेरोन हमारे इधर जो रिसेप्टर्स हैं उधर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इन सारी कंडीशंस में क्या होगा कि बॉडी दूसरा ब्लड में हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। तो यही तो हमारा इधर कंसेप्ट है कि इस बंदे में जो RTA टाइप 4 का बंदा होता है उसमें मेन प्रॉब्लम हमारे एल्डोस्टेरोन के साथ पंगा बनेगा। वो जो भी पंगा बनेगा अभी हम उसको डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से, लेकिन आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन हमारे पास लाजमी है बॉडी से एसिड को रिमूव करने के लिए, यानी कि ये हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। एल्डो नहीं होगा तो बॉडी से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तो बंदे को क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। खैर हम अपनी बुक की तरफ आते हैं, तो यही देखो हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या हुई, डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। जब डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन वो किन किन में होती है, इसमें देखो आपके पास डिफरेंट, एक है हाई डायबिटिक हाइपोरेनिज्म। इसका मतलब है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें रेनिन कम होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना। दूसरा उसने क्या कहते हैं बीएनबी वाले ने कहा था कि हमें मैकेनिज्म का प्रॉपर नहीं पता, लेकिन क्या है कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, रेनिन कम होता है। तो आपको पता था कि रेनिन लाजमी था एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, तो अब एंजियोटेंसिन 1 आगे कन्वर्ट होता था एंजियोटेंसिन 2 में, और जो के जाके करवा देता होता था एल्डोस्टेरोन को रिलीज। यही हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो रेनिन होता है वो क्या करवाता है, एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि देन एस की मौजूदगी में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि जब हमारे एड्रीनल कोर्टेक्स के पास जाता है तो उधर से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। अब क्या हुआ कि जो डायबिटीज वाला पेशेंट है उसमें क्या हुआ, रेनिन ही कम हो गया। जब देखो ये रेनिन कम हो गया तो ये आगे वाला सारा रिएक्शन नहीं हो सकेगा। जब ये सारा रिएक्शन नहीं हो सकेगा तो एल्डोस्टेरोन जारी सी बात है नहीं बनेगा। जब एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो हमारा इधर से एसिड कैसे रिमूव होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन तो लाजमी था ना एसिड को रिमूव करने के लिए। तो वही हमने बात देख ली, तो डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म आ गया। उसके बाद हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं। एस इनहिबिटर्स मैंने आपको बताया इधर एस इंजाइम होता है ना, जिसकी मौजूदगी में ये वाला हो रहा होता है रिएक्शन, एस इंजाइम। इसका मतलब है अगर हम इस इंजाइम को इनहिबिट करें फिर भी ये वाला रिएक्शन नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास आर्ब्स। आर्ब्स क्या होते हैं कि बेसिकली ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसने जाके एड्रीनल कोर्टेक्स के जिन रिसेप्टर्स पे जाके लगना था ना, हम उनको उन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देते हैं। जब उनको इनहिबिट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आगे से ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज नहीं करवा सकेगा। ये आपने परेशान नहीं होना, ये हमारा फार्मा का मतलब प्रॉपर टॉपिक है। ये जब हम रीनल की फार्मा पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिलहाल जैसे ये। देन हमारे पास एनएसएड्स आ जाती हैं, आपको पता है आज प्रोफेन डाइक्लो वगैरह, उसके बाद नेप्रोगेन सोडियम, ये सारी चीजें क्या करवा रही होती हैं बेसिकली। उसके बाद हेपारिन है, ये दूसरा कहते हैं ब्लड थिनर भी कहते होते हैं इसको। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन है। उसके बाद एड्रीनल इंसुफिशियंसी का मतलब है कि हमारा ये जो एड्रीनल कोर्टेक्स है वही दूसरा क्या है कि एल्डोस्टेरोन दूसरा नहीं बना रहा। खैर ये सारी चीजें तो मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं रहेंगी, लेकिन आपने जो चीज इसमें मस्ट याद रखनी है वो ये है कि एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो गया। तो एल्डोस्टेरोन हमारे पास लाजमी था हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए ब्लड से, लेकिन एल्डोस्टेरोन इसमें नहीं बन रहा। ये हमने डिफरेंट काजेस देख ली। ठीक है, या क्या है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन की क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए। वही मैंने आपको बताया ना कि एल्डोस्टेरोन ने जिन इधर रिसेप्टर्स पे आके लगना होता था ना, इन रिसेप्टर्स पे आके लगना होता था, तो अगर इधर
रेजिस्टेंस हो जाए तो जाहिर सी बात है क्या है कि अपना एल्डो काम नहीं कर सकेगा, जो इसका काम था हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। तो ये कब होता है, मैंने आप लोगों को ड्रग्स बताई थी, अमाइलोराइड, ओ सॉरी, स्पाइरोनोलैक्टोन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है कि इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देती थी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा ये जो एल्डोस्टेरोन है ये अपना काम नहीं कर सकेगा। अगेन बता रहा हूँ कि ये हमारा फार्मा का टॉपिक है, ये 4-5 दिन बाद हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपका जस्ट ये कंसेप्ट होना चाहिए कि डिक्रीज हो रही है एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है तो हमारी बॉडी से ये जो एसिड है ये रिमूव नहीं हो रहा, बॉडी से एसिड रिमूव नहीं हो रहा, तो बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रही है, एसिडोसिस। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या था, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट था कि हमारे पास ये जो इधर से हाइड्रोजन है वो प्रॉपरली रिमूव नहीं हो रहा। ठीक हो गया। देन उसके बाद इसमें सीरम पोटाशियम का क्या लेवल होगा वो हम देखते हैं कि इसमें पोटाशियम के साथ क्या ताल्लुक था। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब बॉडी क्या करती है, सोडियम को एल्डोस्टेरोन की मौजूदगी में रीअब्सॉर्ब करवाती है, तो साथ में दूसरा पोटाशियम आयन की भी कुर्बानी देती होती है, यानी कि ब्लड से निकालती होती है। तो इसका मतलब है अब हमारा एल्डोस्टेरोन तो है नहीं, तो पोटाशियम भी ब्लड से रिमूव नहीं होगा। जब पोटाशियम ब्लड से रिमूव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड में पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस बंदे को क्या होगा, हाइपरकलीमिया। और ये देखो जो बाकी दोनों काजेज हम पढ़ी हैं उनमें क्या, जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनमें हाइपोक्लीमिया था, ये वाहिद है जिसमें क्या है हमारे पास हाइपरक्लीमिया है। तो इसी वजह से इसका नाम भी यही है, हाइपरक्लीमिक ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। इसको हम कहते हैं आरटीए टाइप 4, जिसमें मेन प्रॉब्लम हो रहा था एल्डोस्टेरोन का, या एल्डोस्टेरोन कम था या एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस थी, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाता है, हाइपरक्लीमिया, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ने ही तो हमारे पोटाशियम को ब्लड से रिमूव करवाना था ना। तो जब ये नहीं होगा तो पोटाशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। खैर इधर तक तो बात थी हमारे पास, समझो सिंपल थी। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो पोटाशियम का लेवल बढ़ गया है ये क्या प्रॉब्लम करेगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब क्या होता है, इधर पोटाशियम का लेवल ब्लड में बढ़ता है, ये हमारी कौन सी ब्लड वाली साइड है, ब्लड में क्या हुआ, पोटाशियम का लेवल बढ़ गया। तो ये क्या करता है, हमारे जो पीसीटी के सेल्स होते हैं ना, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो उधर मैंने आपको बताया था कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होता है। कहां से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होता है, ग्लूटामीन से। ग्लूटामीन जब टूटता है, ग्लूटामीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, वो जब टूटता है तो वो अमोनिया को प्रोड्यूस करता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। लेकिन आपको ये बात याद ना भी रही, आपको ये मस्ट याद होना चाहिए कि हमारी पीसीटी में क्या हो रही थी, अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब, और ये जो अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही थी, ये आपको मैंने बताया था ना कि ये जो अमोनिया जो है पीसीटी से नीचे आ जाएगा, जहां पे कलेक्टिंग डक्ट्स के पास है। तो ये जो अमोनिया है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, प्लस ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ना इसके साथ मिलेगा। और क्या है कि ये NH4 की फॉर्म में यूरिन में चला जाएगा। और ये बेसिकली इधर आ क्यों रहा होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन अगर अकेला रहेगा ना ट्यूब में, तो हाइड्रोजन क्या है, एक एसिड है, तो ये ट्यूब्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अगर मुझे पे नहीं यकीन तो थोड़ा सा एसिड अपनी स्किन पे फेंक के देख लेना कि वो क्या करता है स्किन के साथ। तो यही सेम है इधर, कि देखो अगर हाइड्रोजन अपनी इस फॉर्म में रहेगा तो ये क्या कर देगा, ट्यूब्स को डैमेज कर देगा। तो हमने क्या किया, अल्लाह पाक ने क्या किया कि इधर से अमोनिया प्रोड्यूस करवाया प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। जब प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से अमोनिया प्रोड्यूस करवाया तो वो क्या है कि इसके साथ आके मिला हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ मिला और हमारे पास क्या है कि अमोनिया की फॉर्म में ये क्या हो जाता है, यूरिन में चला जाता है। खैर ये तो फिजियोलॉजी की बात थी ना। अब हमारे पास क्या आ गया, पैथोलॉजी आ गया। पैथोलॉजी क्या आई, हमारे पास क्या है कि ब्लड में पोटाशियम का लेवल बढ़ गया। तो ये पोटाशियम बहुत खराब बंदा है। ये पोटाशियम क्या करता है कि अमोनिया की प्रोडक्शन को कम कर देता है। जाहिर सी बात है जब अमोनिया की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये आके इस जो हाइड्रोजन है उसके साथ नहीं लगेगा। इसका मतलब है अब हाइड्रोजन जो है इधर अकेला हो गया, तो ये ट्यूब उसको डैमेज भी करेगा और हमारी जो यूरिन की पीएच है उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये देखो इस बंदे में क्या होगी, यूरिन की पीएच कम होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो है ये समझो कि क्या कहते हैं ना, अमोनिया की गैर मौजूदगी में अब ये जो हाइड्रोजन है यही बादशाह है। ठीक है, और अमोनिया को किसने आके पंगा डाला, वो हमारे हाइपर कैलीमिया ने डाला। यानी कि जब दूसरा ब्लड में पोटाशियम का लेवल ज्यादा हुआ तो उसने क्या किया, अमोनिया की प्रोडक्शन करवाई। जब अमोनिया की प्रोडक्शन कम करवाई तो जाहिर सी बात है ये अमोनिया ने आके इस हाइड्रोजन के साथ लगना था, वो नहीं लगेगा। तो क्या है कि हमारे यूरिन में हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि जब यूरिन में हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाए, एसिडोसिस हो जाए, तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में, सिंपल नहीं कम्प्लेक्स वर्ड्स में क्या कहते होते हैं कि उसकी पीएच यूरिन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास अबाउट आरटीए टाइप 4। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है आरटीए टाइप 4 में। आरटीए टाइप 4 में क्या हो रहा था, मेन प्रॉब्लम जो हो रही है हमारा एल्डोस्टेरोन के साथ पंगा बन रहा है। एल्डोस्टेरोन या तो कम है या वो रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से
क्या है कि एल्डोस्टेरोन ने क्या करवाना था, बॉडी से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना था, और किसको रिमूव करवाना था, इसने पोटाशियम को रिमूव करवाना था बॉडी से। लेकिन क्या, एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा, तो ना पोटाशियम रिमूव, इधर इधर है, दूसरा प्रॉपरली ब्लड, ठीक है, जाएगा, तो एसिड, आपको पता है अमोनिया की प्रोडक्शन करती है, जब अमोनिया की प्रोडक्शन नहीं, अमोनिया जाके इस हाइड्रोजन NH4 फॉर्म में नहीं गई, तो ना इस फॉर्म में गया, तो इतना हाइड्रोजन यूरिन में क्या होगा, थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से क्या है कि इस बंदे की यूरिन की पीएच क्या हो जाती है, क्यों। तो अब हमारी जो RTA है, यानी कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है ना, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। आपको पता है कि ये जो PCT होती है, इधर से क्या हो रहा होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो जो RTA टाइप 2 होगी, RTA टाइप 2 में ये वाला काम खत्म हो जाएगा, यानी कि PCT से बाइकार्बोनेट नहीं रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब PCT से बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड में क्या हो जाएगी, एसिडोसिस, क्योंकि इसी ने तो एसिडोसिस को कंट्रोल किया हुआ था ना, ये अल्कली होती है। देन दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें पता है कि ये जो दूसरा हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती थी, इधर से रिमूव हो रहा होता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डो की प्रेजेंस में क्या है कि हाइड्रोजन, यानी कि बॉडी से एसिड रिमूव हो रहा होता है। अब क्या हो कि जो सेल्स इसको रिमूव कर रहे थे, जो सेल्स यानी कि हमारे जो इंटरकलेटेड सेल्स है, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स है, अगर तो उनमें कोई मसला बन जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं RTA टाइप 1, और इसमें स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं 1, और स्टोन उसमें आप याद रख सकते हो। देन जो हमने लास्ट पे टाइप पढ़ी RTA टाइप 4, उसमें मेन क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा एल्डोस्टेरोन या तो कम था, या हमारे जो रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, ये हमारी बॉडी से दूसरा एसिड रिमूव नहीं हो सकेगा, तो बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। ये जो भी आज हमने पढ़ा है, उसका सिंपल सा कंसेप्ट था।